नमस्कार। वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। सारे स्टूडेंट का दिशा एग्रीकल्चर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर क्लास का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए भैया। एग्जाम में गारंटी के साथ में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो एंड तक आप लोग जरूर वॉच करना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और हाँ, कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सो गाइज, पहला क्वेश्चन क्या है? सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर। बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है किसके लिए? यानी जो सीड वर्क बोर्ड होता है, इसकी ज़रूरत या फिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? बीज की जीवन क्षमता की ज्ञात करने के लिए, बीज के अंकुरण की जांच करने के लिए, बीज की शुद्धता की जांच के लिए, या बीज को आपस में मिलाने के लिए? डियर स्टूडेंट, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बीज की शुद्धता के लिए, यानी प्योरिटी ऑफ सीड के लिए। अच्छा, अब जैसे जो वाइबिलिटी है, ये किससे ज्ञात करते हैं? तो टीजेड टेस्ट। टीजेड का पूरा नाम क्या है? टेट्राजोलियम टेस्ट। टीजेड का पूरा नाम क्या है? टेट्राजोलियम टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं? सीड की वाइबिलिटी यानी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। जबकि सीड वर्क बोर्ड की आवश्यकता में क्यों पड़ती है? शुद्धता, बीज की शुद्धता यानी भौतिक शुद्धता को जांचने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अब हम बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्टेड टू द टेस्ट। यानी जो ग्रो आउट टेस्ट है, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं या फिर किसके लिए करते हैं? फिजिकल प्योरिटी मतलब बीज की भौतिक शुद्धता के लिए, या फिर बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, या फिर या फिर बोल्डनेस ऑफ सीड के लिए? सो गाइस, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड। यानी बीज की आनुवांशिक शुद्धता को मीजर या फिर मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ग्रो आउट टेस्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आएगा ये प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ब्रीडर इज कॉल्ड। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौधों प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है कि एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज, यानी जो स्टार्टिंग का बीज होता है, शुरुआत का बीज है, वो किसको बोलते हैं? और सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है और किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ब्रीडर के द्वारा। तो उस सीड को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे न्यूक्लियस सीड। ये कैसा बीज है? ये शुरुआत का बीज होता है। कैसा? शुरुआत का बीज है, मतलब फर्स्ट स्टेप अगर बीज की है तो वो क्या है? न्यूक्लियस सीड। और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। सबसे पहले कौन सा बीज बनता है? न्यूक्लियस सीड, इसके बाद ब्रीडर सीड, इसके बाद फाउंडेशन सीड, इसके बाद रजिस्टर्ड सीड, इसके बाद सर्टिफाइड सीड। ये क्रम होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस बीज की जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% होती है, और जो फिजिकल प्योरिटी वो भी कितनी होती है? 100% होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले ये जान लो आप, जो ब्रीडर सीड है इसके टैग का रंग क्या होता है? गोल्डन येलो। गोल्डन येलो इसके टैग का रंग होता है। आधारी के टैग का रंग क्या होगा? आधारी बीज के तो सफ़ेद होगा, और प्रमाणित बीज के टैग का रंग क्या होगा? नीला होता है। ठीक है ना, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। आगे ये टेबल गिवन है, इस टेबल को आप लोग बढ़िया से याद कर लो, है ना। बीज और उनके टैग का रंग, बीज और उनके टैग का रंग आपको दिया गया है, आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। प्रजनक बीज का देख लो, गोल्डन येलो है। आधारी का वाइट है। रजिस्टर्ड का क्या है भैया? पर्पल या ऑरेंज। और यही सीड जो है, जो रजिस्टर्ड सीड है, ये भारत में जो है नहीं उगाया जाता है। तो फिर सर कहाँ पे उगाया जाता है?
अमेरिका में, ठीक है ना, सबसे पहले अमेरिका और अमेरिका ही में ये उगाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द क्विक सीड वाइबिलिटी टेस्ट इज, जल्दी बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, मतलब बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने का क्विकेस्ट मेथड कौन है, बहुत फास्ट मेथड कौन सा है। तो टेट्राजोलियम टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट जो है ये क्विक सीड वाइबिलिटी टेस्ट होता है, इसको बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट जो है इसको बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज करते हैं। और टेट्राजोलियम क्लोराइड किसका यूज करेंगे, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड। और टेट्राजोलियम क्लोराइड के बाद जो इसका एंड प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, फार्माजेन। इसके कारण क्या होता है, जो बीज जीवित हैं, मतलब जो बीज बाइएबल हैं, जो बीज की क्वालिटी बढ़िया है, वो जर्मिनेट हो सकते हैं जब उनकी खेती करी जाए, तो उनका कलर का रंग कैसा आएगा, लाल आएगा। आपसे पूछा जाए कि टेट्राजोलियम क्लोराइड से बीज को उपचार देने पर या फिर टेट्राजोलियम टेस्ट करने पर जो बीज का रंग है वो कैसा आएगा, तो आप बता देना लाल, आप बता देना लाल, ठीक है ना, आप लाल बता देना भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सीड इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी एंड जनरेशन इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया सीड, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया। बीज शुद्धता एवं अंकुरण की जांच के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सीड नेस्टिंग लिखा है, नेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा सीड टेस्टिंग होगा, ठीक है ना। बीज परीक्षण यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। बीज शुद्धता एवं अंकुरण की जांच के लिए किसका यूज करते हैं अपन लोग, तो हम यूज करते हैं सीड टेस्टिंग का। किसका यूज करते हैं, सीड टेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि बीज का वास्तविक मान बराबर क्या होगा, बीज का वास्तविक मान या फिर रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होती है, तो आप बताएंगे P% यानी प्योरिटी परसेंट गुणे G% यानी जर्मिनेशन परसेंटेज बटा में 100। ये सूत्र होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड ज्ञात करने का, याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि रियल वैल्यू ऑफ सीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्योरिटी परसेंट गुणा जर्मिनेशन परसेंट बटा में 100। अधिकांश जो बीज होते हैं उनमें रियल वैल्यू 75% या फिर इससे अधिक ही होनी चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायरमेंट इन ए क्वालिटी सीड प्रोडक्शन इज 2। जब हम बीज उत्पादन करते हैं तो उसमें न्यूनतम अलगाव दूरी की ज़रूरत पड़ती है, वो किसके लिए, किसको बचाने के लिए या किससे बचने के लिए उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, अधिमिश्रण रोकने के लिए, या फिर उपरोक्त दोनों। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल और बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर इस प्रश्न का है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कपास का बीज उत्पादन करना है तो आधारी की हम दूरी कितनी रखेंगे, जैसे आधारी की दूरी रखते हैं 50 मीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रमाणित की दूरी कितनी रखते हैं, तो आपको बताना है 30 मीटर। यानी कपास का अगर आधारी बीज उत्पादन किया जाता है तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 50 मीटर। प्रमाणित बीज का उत्पादन करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 30 मीटर रखते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर का असर क्या होता है, इसी प्रकार से आपसे पूछा कि टमाटर का असर क्या होता है, तो 50 और 25, 50 किसका होगा, आधारी का होगा, और 25 किसका होगा, प्रमाणित का होगा। ध्यान रहे जो ज़्यादा दूरी है, जैसे मैंने कभी कहा 50, तो ज़्यादा वाली दूरी हमेशा किसकी होती है, आधारी बीज की होती है, और कम वाली दूरी हमेशा किसकी होती है, प्रमाणित की होती है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे धान गेहूँ है ना, जैसे धान हो गया है ना,
गेहूँ हो गया, जौ हो गया, धान गेहूँ जौ जई, है ना, रागी हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन, इन सब में जो आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन की दूरी रखी जाती है वो कितनी रखते हैं? 3 मीटर। ऐसे ही सारे पॉइंट आप बढ़िया से याद कर लो, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्लूम्यूल डेवलप्ड फ्रॉम, यानी अंकुरण के दौरान परांकुर और मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अंकुरण के दौरान परांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? तो ये विकसित होंगे एम्ब्रियो से। किससे विकसित होंगे भाई? एम्ब्रियो से होंगे, ठीक है ना। जो मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? जड़ का। मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? जल का होगा। और परांकुर से किसका निर्माण होता? तने का। और दोनों ही किससे एसोसिएटेड होते हैं? तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण से होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहीं पे और छोटी छोटी बातें देख लो जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो बीजावरण है इसका किससे प्रतिनिधित्व करते हैं? 2n से। भ्रूणपोष है इसको प्रतिनिधित्व 3n से करते हैं। भ्रूण को किससे करते हैं? 2n से करते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना। और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्लास इंपॉर्टेंट लगी, कैसी लगी, जो भी है राय अपनी जरूर देना, ठीक है ना। अब लो वही प्रश्न आ गया कि धान के आधारी बीज के पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? अभी बताया था मैंने 3 मीटर। 50 मीटर किसकी रखते हैं? कपास की रखते हैं सर। 50 मीटर की कपास की रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर, यानी टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए करते हैं अपन लोग? तो सीधी सी बात है, बायोबिलिटी को मेजर करने के लिए, बिगर जर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टेट्राजोलियम टेस्ट 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज करते हैं सीड की बायोबिलिटी यानी बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए। क्या करते हैं? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के 1% घोल में सीड को ट्रीट करते हैं, है ना। इसमें पाया जाता फार्माजेन, इंड प्रोडक्ट जो फार्माजेन प्राप्त होगा उससे जो जो बीज बाइबल होंगे, जो बीज की बाइबिलिटी अच्छी होगी, उनमें लाल रंग देखने को मिलता है। कौन सा रंग? लाल रंग देखने को मिलता है। इसको बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से जानते, इसको क्विकेस्ट मेथड के नाम से जानते, क्योंकि रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कौन से बीज का उत्पादन करता है? तो ये जो हमारा आधारी बीज होता है, जो फाउंडेशन सीड है, इसका उत्पादन कौन करता है? तो एनएससी करती है। कौन करता है? एनएससी। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि बीज अधिनियम किस वर्ष आया? इम्पॉर्टेंट है कि बीज अधिनियम किस वर्ष आया, तो आपको बताना 1966 में। अगर आपसे पूछा जाए कि बीज अधिनियम यानी जो सीड एक्ट ये लागू कब हुआ, जब लागू की बात करें, स्टार्ट की बात करें, तो आपको बताना है सर 1969 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सीड ला यानी बीज कानून कब बना, अगर आपसे पूछा जाए कि सीड ला यानी बीज कानून कब बना, तो आपको बताना 1968 में बताना है। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल सीड नहीं सीड सर्टिफिकेशन, चलो वो मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, जब सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड की बात करी जाएगी, तो राइट जवाब हो जाएगा 1971। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको बढ़िया से आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न ताप पर संग्रहित किए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे बीज जिनको लो टेम्परेचर पर और कम नमी पर अगर भंडारित किया जाएगा तो वो सीड क्या होते हैं? अपनी बाइबिलिटी यानी बीज की जो जीवन क्षमता उसको नहीं खोते हैं, सीड बाइबल बने रहते हैं। इस प्रकार के टर्म्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोडॉक्स सीड यानी पारंपरिक बीज बोलेंगे। ऐसे सीड में हमेशा स्मॉल साइज के सीड आते हैं, जैसे गेहूं है, धान, ज्वार, बाजरा, छोटे
साइज़ के बीज आते हैं, है ना। इनको आप भंडारित कर दो बहुत कम मॉइस्चर और बहुत कम तापमान पर, और अगले साल इनकी बुआई करोगे तो जो है लॉस नहीं होगा, बीज जमेगा, बीज अंकुरित होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि रिकल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। इनमें क्या होता है, कम तापमान और कम नमी पर अगर आप स्टोर करेंगे तो अपनी जीवन क्षमता और वायबिलिटी को वो खो देंगे। इसको बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट सीड। खास तौर पर फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप में ये देखने को मिलती है, जैसे आम है, नारियल है ना, आम है, नारियल है, कोकोआ है, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, इनमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द कैटेगरी ऑफ सीड इज बीइंग द कॉटलिस्ट वन इज। सबसे महंगे बीज की श्रेणी में कौन भैया आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे महंगा तो हमारा ब्रीडर होता है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रम आपके सामने दिया गया, इसको बढ़िया से याद कर लो। सबसे महंगा है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद ब्रीडर है, फिर फाउंडेशन है, फिर सर्टिफाइड है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी है, किसकी संतति है, तो आपको बताना ब्रीडर सीड। ऐसे आपसे पूछा जाए कि सर्टिफाइड सीड किसकी संतति यानी प्रोजनी है, तो आपको बताना फाउंडेशन सीड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड ऑफ। किसके सीड में, किसके बीज में इंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है? किसके सीड में इंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्किड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ये। क्योंकि जो इंडोस्पर्म है, जिसमें इंडोस्पर्म, जिन बीज में इंडोस्पर्म पाया जाता है उसको इंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। जिसमें भी इंडोस्पर्म पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है, उसको इंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इंडोस्पर्म कैसा होता है? ये त्रिगुणित होता है, थेरियन। अब इंडोस्पर्म किन में देखने को मिलता है ज़्यादातर, या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड किस में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है ज़्यादातर कौन कौन सी फैमिलीज में आ सकती हैं। एक तो ग्रेमनी परिवार में, जैसे गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, ये भी आ जाएगा, है ना। म्यूजिएसी में आ जाएगा, है ना। ब्रोमेलिएसी में आ जाएगा, है ना। और एक फैमिली आ जाएगी पामी या एरेसी, पामी या एरेसी, जिसमें नारियल है, खजूर है, आइल पाम है, पल्मीरा पाम, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हें बढ़िया से याद कर लो। कुल मिला के इंडोस्पर्म जो है एक बीज पत्री में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बस ये ऐसे याद कर लो आप बढ़िया से, ठीक है ना। अब देखो अरंडी जो है ये क्या है, ये डाइकॉट है, लेकिन फिर भी जो है इसमें इंडोस्पर्म पाया जाता, तो ये अपवाद था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाकी डिटेल को आप इस प्रकार से देख सकते हो। कुछ बीजों में बीज पत्र प्रोपेस के विभिन्न को चूस लेते हैं, अतः ऐसे बीजों को नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। सेम है, चना है ना, मटर है, तो ये कैसे तो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। जबकि यहाँ पे देख लो आप, जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है उसको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक। जैसे मक्का है, गेहूँ है, चावल है, अरंडी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बीज का वास्तविक मूल्य या वास्तविक गुण निर्धारित करता है, किसको निर्धारित करता है भैया? तो प्योरिटी परसेंट और जेमिशन परसेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। सीड प्लॉट तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आलू से है। और इस तकनीक के पिता कौन है? तो पुष्कर नाथ हैं। इस तकनीक के पिता कौन है? पुष्कर नाथ। इससे अगर बीज का उत्पादन करते हैं या कंद तैयार करते हैं तो कैसे होते हैं? वायरस मुक्त होते हैं। जो भी कंद प्राप्त करेंगे वायरस मुक्त होंगे, और जब वायरस मुक्त होंगे, इनकी हम सोइंग करेंगे तो वायरस जनित जो बीमारी वो फील्ड पर देखने को नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम सीड सरफेस। बीज की सीड सरफेस से पैथोजन को हटाना या साफ सफाई करना क्या कहलाता है? सीड डिसइंफेक्शन। सीड डिसइंफेक्शन, ऑप्शन नंबर सीड डिसइंफेस्टेशन, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। बी ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट,
टेस्ट भार किसको बोलते हैं? तो 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? टेस्ट बेड। जबकि 100 दानों का वजन क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। ठीक है ना। जैसे गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? गेहूं का 40 ग्राम होता है। ठीक है ना। इस प्रकार दाना कितना होता है? 25 ग्राम होता है। ये आपको याद करना है बढ़िया से। हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, यानी अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें देखने को मिलता है? तो ज़्यादातर जो अधोभूमिक अंकुरण है वो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट एंड सम डाइकॉट्स, जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। कुछ डाइकॉट भी होते हैं, उनमें भी जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप बढ़िया से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये पॉइंट आप बढ़िया से ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जैसे इपीजियल और हाइपोजियल क्या होता है? देखो, जो कॉटिलीडन होता है, ये मान लीजिए हमारी भूम है, ये हमारी भूम है, नीचे का पॉइंट ये पूरा भूम का है। और बीज जब अंकुरित होता है तो जो हमारा कॉटिलीडन है ये भूम से बाहर आ जाता है। कॉटिलीडन क्या भूम से बाहर आ जाता है, तो इसको बोलेंगे इपीजियल। और जब कॉटिलीडन भूम के अंदर बना रहे और बाहर ना आए तो इसको बोलते हैं हाइपोजियल। याद रहेगा आपको। अब देखो आप, जैसे जर्मिनेशन की बात करी जाए कि इपीजियल जर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है, इस प्रकार की जो कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो मेरे भाई, जैसे सरसों है, ठीक है ना, सूरजमुखी है, नीम है, कद्दू बरगी है। सूरजमुखी है, सरसों है, नीम है, कद्दू बरगी है ना। और जो खरीफ के लेग्युम हैं, खरीफ के लेग्युम जैसे मूंग है, उड़द है ना। तो ये इन सभी में क्या देखने को मिलता है? इपीजियल। जबकि हाइपोजियल की हम बात करेंगे तो गेहूं है, धान है, मक्का, यानी ग्रेमनी परिवार आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इसमें आ जाएगा आम, आ जाएगा मूंगफली भी इसमें आती है। ध्यान रखना आप, चीज़ें हैं, इनको आप बढ़िया से समझ लो। प्यारे बच्चों, क्लास यहीं तक है। उम्मीद है इस वीडियो से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 से 3 बार वीडियो पूरा अच्छे से बाज कर लेना। यकीनन आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। थैंक यू।